Hello everyone, I am Jagan Tiwari, student of KGM Lucknow. In this video, I will discuss some important questions from some basic concept of chemistry, and this is the first chapter of class 11 chemistry first. ठीक है, चैप्टर फर्स्ट होगा आपका ये। और यहाँ पे से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनते हैं, लाइक मोल से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं यहाँ पे, और कुछ जो आपके फॉर्मूले दे रखे हैं वहाँ से भी आते हैं क्वेश्चन। सो बेसिकली आपका ये इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। फिर यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बेसिकली सारे क्वेश्चन तो हमने नहीं कवर कर रखे हैं, बट आपको इन क्वेश्चन को देखना है। इसके बाद आपको अपने तरीके से एनसीईआरटी को रीड करना है, और कुछ जो भी इंपॉर्टेंट यानी छोटे क्वेश्चन है आपको उनको प्रैक्टिस करना है। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन है 1 to or more atoms of different element combined together in a different ratio they form। ठीक है, क्या कहता है? जब विभिन्न तत्वों के 2 या 2 से अधिक परमाणु एक निश्चित अनुपात में एक साथ मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका कंपाउंड होगा। याद रखना कंपाउंड, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या रखा है? डेफिनेट रेशियो दे रखा है एंड 2 डिफरेंट एलिमेंट। जब 2 डिफरेंट एलिमेंट, ठीक है, एक रेशियो में जुड़ते हैं तो वो आपका कंपाउंड बनाते हैं। ओके, वो क्या बनाते हैं आपका? वो कंपाउंड बनाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, अ पार्टिकल कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम। ठीक है, केवल कण केवल एक ही प्रकार के परमाणु से बने होते हैं, और तो वो क्या होते हैं आपके? वो आपके एलिमेंट होते हैं। ठीक है, एलिमेंट जो होते हैं वो प्योरेस्ट फॉर्म होता है। क्यों? क्योंकि उसमें एक ही तरीके का एटम होता है। ठीक है, और एक ही तरीके का जब एटम होता है तो वो आपका प्योर होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई मिक्सचर किसी तरीके का नहीं है। तो वो चीज़ आपका जो होता है वो एलिमेंट होता है। तो याद रखना एलिमेंट जो होते हैं वो सिर्फ एक ही तरीके के एटम से बने होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और आपका ये एनसीईआरटी में दे रखा है, व्हाट इज हेटेरोजेनस मिक्सचर एंड व्हाट इज होमोजेनस मिक्सचर। तो इसके बेसिकली आपको याद रखना ये होते क्या है, और इसके एग्जांपल भी आपको याद रखना है। ओके, फिर यहाँ पे पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ हेटेरोजेनस मिक्सचर। हेटेरोजेनस मिक्सचर का हमसे यहाँ पे जो है एग्जांपल पूछा गया है। तो यहाँ पे देखते हैं, मिक्सचर ऑफ साल्ट एंड शुगर। ठीक है, मिक्सचर ऑफ शुगर सोल्यूशन एंड एयर, या फिर मिक्सचर ऑफ टू ऑयल्स, या फिर नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर होगा यानी हेटेरोजेनस मिक्सचर। हेटेरोजेनस मिक्सचर आपका क्या होता है? हेटेरोजेनस मिक्सचर ये होता है जब आप दो मिक्सचर को, ठीक है, कुछ ही दो कंपाउंड को आप मिक्स करते हो, और बट वो प्रॉपर्ली मिक्स नहीं होते। ठीक है, वो कंप्लीटली मिक्स नहीं होते, वो आपका हेटेरोजेनस मिक्सचर बनाते हैं। और इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका मिक्सचर ऑफ साल्ट एंड शुगर। जब आप साल्ट और शुगर को मिक्स करोगे तो ये आपका एक प्रोपोर्शन में मिक्स नहीं होगा। ठीक है, कहीं पर ज़्यादा साल्ट होगा तो कहीं पर शुगर ज़्यादा होगी, तो ये इस तरीके से आपका कंप्लीटली मिक्स नहीं हो सकते। तो ये आपके हेटेरोजेनस मिक्सचर में आते हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन होमोजेनियस मिक्सचर। इनमें से कौन सा होमोजेनियस मिक्सचर है? तो होमोजेनियस मिक्सचर जो होता है वो कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं एक प्रोपोर्शन में। ठीक है, कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं। और यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं क्या है, सैंड एंड साल्ट, ठीक है, एयर है, ऑयल एंड वाटर है, आयरन फिलिंग एंड सल्फर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका एयर होगा। एयर जो होता है वो होमोजेनियस मिक्सचर होता है। बेसिकली जितने भी कंपोनेंट होते हैं एयर में, ठीक है, वो सारे आपके कंप्लीटली मिक्स होते हैं। वहाँ पे किसी तरीके का कोई हेटेरोजेनियस चीज़ नहीं देखने मिलती। ठीक है, तो एयर आपका जो होता है वो होमोजेनियस मिक्सचर होता है। एनसीईआरटी में और भी एग्जांपल दे रखे हैं, और आपको होमोजेनियस मिक्सचर और हेटेरोजेनियस मिक्सचर क्या होते हैं इसमें आपको बिल्कुल एकदम क्लियर रहना है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट दैट रिटेन्स इट प्रॉपर्टी। ठीक है, वो किसी तरह की सबसे छोटी इकाई क्या है जिसमें गुणों को बरकरार रखती है। ठीक है, वो क्या कहलाता है? तो उसका जो राइट आंसर होगा वो आपका एटम होता है। एटम जो होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट होता है। ठीक है, आपको पता होगा एटम जो होता है वो सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट होता है, और उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो रिटेन होती हैं। क्यों? क्योंकि उससे नीचे तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो एटम आपका सबसे छोटा होता है, उसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वही आपके कंपाउंड और एलिमेंट को प्रॉपर्टी देती हैं। ठीक है, तो आपका जो एटम होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट, ठीक है, एलिमेंट यानी पार्टिकल होता है किसी भी एलिमेंट के लिए। ठीक है, फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, which law state that matter can neither be created or not destroyed। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया है। कौन सा लॉ जो होता है वो स्टेट करता है कि मैटर जो होते हैं वो नाइदर क्रिएटेड, यानी कौन सा नियम कहता है कि पदार्थ ना तो बनाया जा सकता है ना ही उन्हें नष्ट किया जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलता है कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफॉर्म। ठीक है, इन्हें आप एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, बट आप उन्हें बना नहीं सकते या फिर आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते कंप्लीटली। ओके, तो इन्हें बस आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। तो ये कौन सा लॉ बोलता है? ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी द्रव्यमान का संरक्षण का नियम यही बोलता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोलर मास ऑफ H2O। आई थिंक सबको पता होगा, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, मोलर मास कैसे निकाला जाता है? ठीक है, मोलर मास ऑफ H2O की बात की जाए तो H2O का, ठीक है, कैसे निकालोगे? तो यहाँ पे देखना है, ठीक है, इनके जो बेसिकली इनका जो अगर आप मोलर मास निकालना है तो इनके जो आपका एटॉमिक वेट होता है उसको आपको ऐड कर देना है। ठीक है, एटॉमिक वेट आपको ऐड करना है। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन देखा है तो 2 इंटू, ठीक है, 1। एटॉमिक वेट क्या होता है हाइड्रोजन का? ठीक है, एटॉमिक नंबर 1 होता है हाइड्रोजन का, तो एटॉमिक वेट भी 1 होता है। ठीक है, और इसको आप ऐड करोगे, ठीक है, ऑक्सीजन 1 है, और ऑक्सीजन को जो एटॉमिक, ठीक है, नंबर होता है वो 8 होता है, और इसका जो एटॉमिक मास होता है वो आपका कितना होता है? ठीक है, एटॉमिक मास जो होता है आपका वो 16 होता है। तो इसको आप कैलकुलेट करोगे तो 18 आएगा। ठीक है, तो जो राइट आंसर होगा आपका 18 ग्राम पर मोल होता है। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है। फिर यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है,
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है। परसेंटेज आपको निकालने पूछा जा सकता है एग्जाम में, कोई कंपाउंड दे देंगे आपको, लाइक इसमें CO2 दे रखा है, आपको एग्जाम में कोई और क्वेश्चन दिया जा सकता है, तो वहाँ से आपको परसेंटेज निकालने को बोला सकता है, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन इन CO2, ठीक है, हमसे पूछा क्या है, कार्बन का परसेंटेज पूछा गया है CO2 में, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे किसी भी एलिमेंट में, ठीक है, कंपाउंड में परसेंटेज आप कैसे निकालोगे, तो आपको याद रखना है, ठीक है, कैसे निकाला जाता है, मास ऑफ द एलिमेंट इन द कंपाउंड, ठीक है, उस कंपाउंड में जिस एलिमेंट का आपसे पूछा गया उसका मास क्या है अपॉन टोटल मास ऑफ द कंपाउंड इंटू 100, लाइक जैसे यहाँ पे निकाल के देखते हैं, यहाँ पे कार्बन जो होता है वो 1 दिया है, ठीक है, कार्बन 1 दे रखा है, और यहाँ पे इसका जो मास होता है कार्बन का वो 12 है, अपॉन टोटल मास ऑफ कंपाउंड, टोटल मास ऑफ कंपाउंड 44 है। जब आप CO2 का कैलकुलेट करोगे टोटल मास, जैसे हमने वाटर का कैलकुलेट किया था, तो 44 आएगा, ठीक है, और इंटू 100 कर देंगे, और जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो 27.3% आएगा करीब, ठीक है। तो बेसिकली आपको परसेंटेज अच्छे से क्लियर करना है, परसेंटेज कैसे निकाला जाता है, आपसे यहाँ पे ग्लूकोज का पूछा जा सकता है, ठीक है, सुक्रोज का आपको यहाँ पे फार्मूला देकर के वहाँ पे हमको जो है कार्बन का परसेंटेज पूछ सकते हैं, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और NCERT में दे रखा है, ठीक है, तो इसको अच्छे से देख लेना। फिर अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कहता है, एटम विच हैज़ लॉस्ट 1 इलेक्ट्रॉन वुड बी, ठीक है। तो आपको पता होगा कि जो एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, क्यों न्यूट्रल होता है, क्योंकि इसमें जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है वो बराबर होती है, बट इन द केस अगर इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिया, ठीक है, इफ द एटम हैज़ लॉस्ट 1 इलेक्ट्रॉन, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिया, ठीक है, तो बेसिकली क्या होगा, अगर हमने इलेक्ट्रॉन निकाला है तो बेसिकली आपने क्या निकाल दिया, इलेक्ट्रॉन निकालने का मतलब आपने नेगेटिव चार्ज निकाल दिया, तो बचेगा क्या यहाँ पे एक्स्ट्रा, क्या बचेगा वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा हो जाएगा, और अगर पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा हो जाएगा तो वो आपका पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, ठीक है, तो एटम आपका पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा अगर आप वहाँ से नेगेटिव चार्ज को रिमूव कर देते हो, ठीक है। फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, कंटेन्स हाउ मेनी पार्टिकल, तो 1 मोल ऑफ सब्सटेंस कितने पार्टिकल लगता है, तो बेसिकली इसका राइट आंसर होगा आपका 6.022 इंटू 10^23, ठीक है, ये आपके कितने हो सकते हैं, ठीक है, इतने आयंस हो सकते हैं या फिर मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, तो याद रखना 6.023 इंटू 10^23 इसका जो होगा वो आपका राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, एक सिंपल सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन एटम हैज 7 प्रोटॉन एंड 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, द नाइट्राइड एन N3 माइनस विल हैव, नाइट्राइड एन के पास कितना होगा, नाइट्राइड एन क्या है यहाँ पे N3 माइनस है, बेसिकली आपको देखा होगा जो नाइट्रोजन होता है, ठीक है, वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होता है, नाइट्रोजन के पास क्या होता है, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 7 होता है, और एटॉमिक नंबर के हिसाब से आप देखोगे तो 7 प्रोटॉन और 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, तो वो आपका न्यूट्रल हो गया, बट यहाँ से हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि N3 माइनस बताओ, तो यहाँ आप देख रहे हो यहाँ पर 3 माइनस है, यानी 3 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, क्योंकि उसके बाद 3 चार्ज एक्स्ट्रा है, ठीक है, 3 चार्ज एक्स्ट्रा का मतलब होगा 3 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, तो बेसिकली यहाँ पे होगा आपके पास 7 प्रोटॉन तो होगा ही, प्लस, ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन पहले से थे, प्लस 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, तो यहाँ पे हो जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो यहाँ पे 7 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन है N3 माइनस है नाइट्राइड में, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका फर्स्ट होगा 7 प्रोटॉन एंड 10 इलेक्ट्रॉन, ओके। फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है, 9.8 ग्राम ऑफ H2SO प्रेजेंट इन 2 लीटर ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, द मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन, यहाँ पे हमको मोलरिटी पूछी गई है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका RHS BSc नर्सिंग 24 में पूछा गया है, तो बेसिकली आप याद रखना इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि आपको मोलरिटी इन सारी चीज़ों का फॉर्मूला बिल्कुल एकदम क्लियर होना चाहिए, ठीक है, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, अपने जो लेक्चर अटेंड करते हो, ठीक है, जहाँ से भी पढ़ते हो आप वहाँ से, ठीक है, तो आपको फॉर्मूला अच्छे से क्लियर करना है, फिर इसके ऊपर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है अच्छी वाली, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देखते हैं इसका कैसे आंसर इसका निकाला गया है, ठीक है, वेट ऑफ H2SO हमको कितना दिया गया है, 9.8 ग्राम दिया गया है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2SO पर कितना होता है, 98 होता है, अगर आप कैलकुलेट करोगे H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट, डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है आपसे, H2SO4 का आपका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, तो 98 होता है, ठीक है। सोल्यूशन आपको दे रखा है 2 लीटर में, मोलरिटी कैसे निकालोगे, मोलरिटी का जो फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, ठीक है, सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, लीटर में देखा जाता है, तो आपका यहाँ पे, और मोल्स कैसे कैलकुलेट किया जाते हैं, तो मोल्स आपका कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, तो गिवन मास आपका दे रखा है, जैसे यहाँ पे H2SO4 के बारे में दे रखा है, ठीक है, तो H2SO4 का गिवन मास कितना है, 9.8 है, 9.8 दिया गया है, H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास कितना है, 98 है, तो आप कैलकुलेट कर लेना, जैसे यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, 9.8 अपॉन 98 इंटू 2, क्योंकि यहाँ पर 2 लीटर आ गया, ठीक है, तो यहाँ कैलकुलेट करोगे तो 0.05 मोल आएगा, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है मोलरिटी के लिए, ओके, आप इसे अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। फिर अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन है आपके यहाँ पे क्या है, फिर आपका अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन है द मोलरिटी ऑफ द डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है, डिस्टिल्ड वाटर की मोलरिटी क्या है, ये आपका क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछा जाता है आपसे, इसकी वैल्यू जो है आपको डायरेक्ट भी याद रखना है, बट यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे, हमसे मोलरिटी पूछी गई है तो आपको पता होगा मोलरिटी का फार्मूला क्या होता है, मोलरिटी क्या होती है, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, और मोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो मोल्स ऑफ सोल्यूट आपका गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, बट आप यहाँ देख रहे हो कि यहाँ पे किसी तरीके का कोई भी गिवन मास नहीं दिया गया, ठीक है, हमसे सीधा डिस्टिल्ड वाटर की मोलरिटी पूछी गई है, तो जब नहीं दिया गया होता है
तो आपको खुद से ही मान के चलना होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि जो आपका कितना वाटर दिया गया है, ठीक है, आपका जो वाटर है वो आपका, ठीक है, वो आपका 1 लीटर में कैलकुलेट करना है, ठीक है, 1 लीटर मान लेंगे, ओके। और कितना मास दिया होगा तो वो भी 1 केजी मान के चलते हैं कि कितना दिया है, 1 केजी, ठीक है, 1 केजी दे रखा है आपका मास। तो यहाँ पे हम मोल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो मोल्स क्या होता है, गिवन मास, तो गिवन मास हमने 1 केजी मान लिया, यानी 1000 ग्राम हमने मान लिया, अपान मॉलिक्यूलर मास, वाटर का मॉलिक्यूलर मास 18 होता है, ठीक है। और कितनी सोल्यूशन में, तो वो भी हमने मान के रख लिया, ठीक है, वो कितना 1 लीटर। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका आएगी वैल्यू 55.5, ठीक है, मोल्स पर लीटर। तो इसको आप डायरेक्ट याद रखना, डायरेक्ट हमसे पूछा जाता है कि मोलैरिटी ऑफ द डिस्टिल्ड वाटर, तो आप याद बता देना 55.55, ठीक है। ये आपका एमसीक्यू में एज एमसीक्यू पूछा जा सकता है, ओके। फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन। सिंपल सा क्वेश्चन है, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन में कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, तो आपको पता होगा कि 1 मोल में कितने प्रेजेंट होते हैं, 6.023 × 1023, वो आपके मॉलिक्यूल्स या फिर एन प्रेजेंट होते हैं। तो हमसे यही पूछा गया है कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, तो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन कितने प्रेजेंट होंगे, 6.023 × 1023, ठीक है। क्यों, क्योंकि 1 से 1 मोल ही पूछा गया है, ओके, 1 मोल यानी नाइट्रोजन का N2, ठीक है। तो 1 मोल आपसे पूछा गया, तो यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, वो 0 पॉइंट यानी 6.023 × 1023 होगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। फिर यहाँ पे देखते हैं अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, इन 1 मोलर सोल्यूशन दैट कंटेन्स 0.5 मोल ऑफ सॉल्यूट देयर, एक मोलर विलियन में जिसमें किसी विलय की 0.5 मोल उपस्थिति है, इसका क्या आंसर होगा। ये आपका नेट क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन था। आप यहाँ पे ये मोलैलिटी की बेस क्वेश्चन है, तो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, केजी में दे रखा है, ठीक है, तो केजी में आपको लेना होता है यहाँ पे, ठीक है, जो सॉल्वेंट का मास होता है वो केजी में लेना होता है। तो बेसिकली यहाँ पे सॉल्यूशन यानी सॉल्व कैसे किया गया है, तो आप देख रहे होगे कि यहाँ पे फार्मूला रखा है, ठीक है, फार्मूला आप वैल्यू रखोगे, बेसिकली हमको सवाल में पहले से ही दे रखा है कितना, 1 मोल, क्या दे रखा था यहाँ पे, जब देखोगे आप कितना, ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे तो 1 मोलर सोल्यूशन दे रखा है पहले से ही, ठीक है। तो 1 मोलर सोल्यूशन कंटेन्स 0.5 मोल ऑफ सोल्यूट, ठीक है, तो 0.5 मोल हमको मोल भी दे रखा कितना, 0.5। तो बेसिकली हमसे पूछा गया था कि कितने सोल्यूशन में निकालना था, तो हमसे सॉल्वेंट पूछा गया था, यहाँ पे सॉल्वेंट का, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1 मोल दे रखा था सोल्यूशन पहले ही क्वेश्चन में, 0.5 मोल दे रखा था। वेट ऑफ सॉल्वेंट हमसे पूछा गया है, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट जब इधर करोगे, ठीक है, सिंपल से बेसिक्स मैथमेटिक्स यहाँ पे, जब आप वेट ऑफ सॉल्वेंट को इधर करोगे तो 0.5/1 आ जाएगा, ठीक है, 0.5/1, और इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो 0.5 kg आ जाएगी, यानी 500 ग्राम में आपका डिजॉल्व हुआ था यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये कैलकुलेट करना है। फिर यहाँ पे देखते हैं अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 4.4 ग्राम ऑफ CO2 इज, 4.4 ग्राम ऑफ CO2 में कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम है, तो कैसे कैलकुलेट किया गया है यहाँ पे देखते हैं। मॉलिक्यूलर वेट आपका पता होगा CO2 का 44 होता है, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट 44 होता है। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास पान मॉलिक्यूलर मास, तो यहाँ पे आप देखोगे गिवन मास कितना है, गिवन मास आपका 4.4 है, ठीक है, कितना देखो 4.4 दे रखा है, और मॉलिक्यूलर मास 44 है। तो जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो कितना मोल आया, 0.1 मोल आ गया, ठीक है, तो कितना आया, 0.1 मोल आ गया। अब ठीक है, यहाँ पे इन ए मॉलिक्यूल ऑफ CO2 देयर इज अ 2 ऑक्सीजन एटम, 2 ऑक्सीजन एटम है, 2 ऑक्सीजन एटम है। तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम हमसे क्या कैलकुलेट पूछा गया था, ऑक्सीजन एटम के बारे में पूछा गया था। अगर आप ऑक्सीजन एटम के बारे में पूछा गया तो कितने ऑक्सीजन एटम है, 2 ऑक्सीजन एटम है। तो 2 × 0.1 कितने मोल आए थे, 0.1 मोल आया था, कितना मोल था, ठीक है, बेसिकली इसको मोल में कन्वर्ट करना था, हमने मोल में कन्वर्ट किया और कितना आया, 0.1 आया। तो 2 × 0.1 इंटू 6.023 इंटू 10^23, और जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 1.2 इंटू 10^23, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है। अगर इस तरीके से क्वेश्चन आता है कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन आइटम बताइए कितना होता है, ये कोई भी डेटा दिया जाता है तो कैलकुलेशन आपकी इसी तरीके से होगी, ठीक है। और इस पर आप अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारे कुछ क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म होते हैं, और बेसिकली यहाँ पे कुछ NCERT के इंपॉर्टेंट हाईलाइट, यहाँ पे उनके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वहाँ पे देखने वाले हैं, जो आपके NCERT, ठीक है, बुक में दे रखे हैं। तो सबसे पहले आपको क्लियर कर लेना एटम और मॉलिक्यूल क्या होते हैं, आपको ये वाला ठीक है, ये पैराग्राफ अच्छे से पढ़ लेना, एटम मॉलिक्यूल क्या होते हैं, आप इसे अच्छे से देख लेना। इसके बाद ये वाला पॉइंट आप अच्छे से देख लेना, ठीक है, नेचर ऑफ मैटर, यहाँ पे स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होते हैं, आपके सॉलिड लिक्विड गैस, ये वाला आप ठीक है पैराग्राफ अच्छे से क्लियर कर लेना। यहाँ पे आप प्रॉपर्टीज़ देख लेना, ठीक है, यहाँ पे आप जो होता है ये आपका प्रॉपर्टीज़, सॉलिड की प्रॉपर्टी, लिक्विड की प्रॉपर्टी, ओके, सॉलिड की प्रॉपर्टी, लिक्विड की प्रॉपर्टी आप देख लेना। इसके साथ साथ गैस की प्रॉपर्टी क्या होती है आप इसे अच्छे से पढ़ लेना। फिर हम जो बात कर रहे थे कि आपका जो होता है ये मिक्सचर, ठीक है, प्योर मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है, आपका जो इधर जो होता है ये हाइड्रोजन मिक्सचर क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, आप इसे अच्छे से क्लियर कर लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं।
प्योर सब्सटेंस क्या होता है ये देख लेना। इसके बाद आप इसे देख लेना, एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, ये चीज़ आप इस पैराग्राफ से क्लियर कर लेना अच्छे से, ठीक है। इसके बाद फिर प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, ये फिर थोड़ा सा इस पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ लेना। फिर इसमें जो आपका जो आता है ये है ज़्यादा आपका इधर इंपॉर्टेंट नहीं है, और ये चीज़ आप एक बार देख लेना, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, जो हमने फिजिक्स में लेक्चर में कवर किया भी था कि आपकी फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, और इनकी जो यूनिट होती हैं, उसको देख लेना। यूनिट क्या होता है, इनका सिंबल क्या होता है, इसके लिए क्या यूज़ किया जाता है, ये चीज़ आप देख लेना अच्छे से। और फिर इसमें से देखते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे आगे देखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो आता है इसमें ये ज़्यादा उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। थोड़ा सा आप ये भी देख लेना, ठीक है। ये आपका कन्वर्जन क्या होता है, कैसे कन्वर्ट करते हैं फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ये भी आप अच्छे से एक बार देख लें, क्योंकि हो सकता है यहाँ से एक छोटा सा क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन आपसे बना के पूछा जा सकता है, यहाँ से कन्वर्जन पर ही पूछ सकते हैं। और यहाँ पे जो होता है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है आपका, ये आपका आता है सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर हमने यहाँ पे क्वेश्चन नहीं लिया था, बट आपको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर से अगर छोटा सा क्वेश्चन भी यहाँ से आपको पूछा सकता है, सिंपल सा टॉपिक है। एक छोटे छोटे जो सिंपल बेस्ड यहाँ पे जो आते हैं क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं, और ये जितने भी पॉइंट दे रखे हैं सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर कर लेना। ये आप पढ़ लोगे तो जो छोटी छोटी क्वेश्चन होती है आपसे बन जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन अगर प्रोबेबिलिटी बनती है, अगर क्वेश्चन पूछते भी हैं तो आपका क्वेश्चन फंसेगा नहीं। और इसके बाद याद रखना, इसमें जो एनसीईआरटी में आपको जो यहाँ पे जो लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हो गया, ये आपको किस साइंटिस्ट ने दिया था, ठीक है। लॉ ऑफ, जैसे लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन हो गया, तो इसके बारे में आपको थोड़ा जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से सिंपल से अगर क्वेश्चन या थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन अगर बना के पूछते हैं तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ब्लैंक नहीं होना है। फिर आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी याद कर लेना, क्योंकि यहाँ से हमने क्वेश्चन नहीं ले पाए, बट आपको पढ़ना है। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से आप इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मैटर क्या होते हैं, ठीक है, एटम्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स कैसे बनते हैं, ये सारी चीज़ें आप अच्छे से क्लियर कर लेना। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके बाद आप ये वैल्यू याद रखना, व्हाट इज़ AMU। एक AMU की वैल्यू कितनी होती है, तो 1.6 × 10⁻24 ग्राम होती है, इसको याद रखना। वैल्यू ऑफ 1 AMU, ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 AMU, तो आप इसे याद रखना, वैल्यू इसकी इतनी होती है, ओके। मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट किया जाता है हमने बताया था, आप इसे देख लेना अच्छे से। मॉलिक्यूलर मास इस तरीके से कैलकुलेट होता है, ओके। इसके बाद फिर हम आगे देखेंगे, जैसे यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज, डायरेक्ट याद कर लेना, या फिर आपसे यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इस मॉलिक्यूलर मास में आपका कार्बन का परसेंटेज कितना है, हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना है, या फिर ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं आपसे, ओके। फिर यहाँ पे देखते हैं, फिर यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट आता है आपका, जो हमने पढ़ा था, व्हाट इज परसेंटेज कंपोजिशन। तो परसेंटेज कंपोजिशन आपका इस तरीके से निकाला जाता है, जैसे यहाँ पे देखा मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कैसे निकाला गया है, मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कैसे निकाला गया है, इसे आप अच्छे से देख लेना। फिर यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है आपका, एम्पेरिकल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं। तो एम्पेरिकल फार्मूला आप इसे एक बार रीड कर लेना, एक बार प्रोसेस देख लेना कि कैसे यहाँ पे कैलकुलेट किया जाता है एम्पेरिकल फार्मूला। सिंपल सा है, जस्ट ये वाला क्वेश्चन देख लोगे आप समझ में आ जाएगा, ठीक है, कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। तो सपोज बाई चांस अगर थोड़ा सा टफ क्वेश्चन भी आया तो आपका क्वेश्चन फंसेगा नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको देखना है। बाकी आप इसे थोड़ा सा एक बार रीड कर लेना अच्छे से, ठीक है। एक मोल में कैसे कैलकुलेट किया जाता है क्या, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट आप देख लेना, बाकी इधर ज़्यादा उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। और एक्सरसाइज भी लगा लेना, एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, जो बैक एक्सरसाइज आपकी ये पढ़ती हैं, ठीक है, NCERT की बैक एक्सरसाइज। मास परसेंटेज ये आपका देख लेना, मास परसेंटेज कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है, छोटा सा सवाल है। मास परसेंटेज इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, देख लेना मास परसेंट ऑफ ए, ठीक है, इन सोल्यूशन, जिस तरीके से क्वेश्चन कैलकुलेट किया जाता है। और यहाँ पे आप देख लोगे, ठीक है, हमने डिस्कस कर ही लिया है। मोलैलिटी कैसे कैलकुलेट करनी है आपकी, ठीक है, मोलैलिटी कैलकुलेट करनी है, मोलैलिटी, और मोलैलिटी पे आपके सवाल यहाँ पे प्रिपेयर होने चाहिए। बाकी आपको समरी एक बार देख लेना, ठीक है, सिंपल से समरी पढ़ लोगे तो आपका थ्योरी क्लियर हो जाएगा, और जो भी आपके छोटे छोटे क्वेश्चन है वहाँ लगा लोगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका चैप्टर जो है फाइनलाइज हो जाएगा। और कुछ ज़्यादा इसमें डीप या फिर बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन, ठीक है, तो अगर एक ही सवाल लगाए जा रहे हो, ठीक है, 3 महीने से एक ही चैप्टर पढ़े जा रहे हो तो इसका कोई मतलब नहीं है। सिंपल से थ्योरी पढ़नी है, जो हमने टिक लगाया उसको आपको पढ़ लेना है, ठीक है। और लेक्चर अटेंड करना जहाँ से भी आप पढ़ रहे होगे, और सिंपल सा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, जो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, तो ये आपका इंपॉर्टेंट होगा इतने के लिए। फिर अगली वीडियो में हम दूसरा चैप्टर देखेंगे, आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में बात करेंगे। सो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।